आज हम लोग बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या प्रशांत किशोर जन सुराज को सशक्त विकल्प के रूप में बिहार को दे सकते हैं। अमृतेश तिवारी सर से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सर। तो सर, आपसे एक सवाल है जी, हम लोग जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्या प्रशांत किशोर जन सुराज को सशक्त विकल्प के रूप में बिहार को दे पाएंगे, एक सशक्त विकल्प दे पाएंगे या नहीं? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सर। और सही मायने में आपसे मैं बात करूं तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे निमंत्रित किया कि मैं जन सुराज के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं। तो आपका प्रश्न ये है सर कि क्या प्रशांत किशोर बिहार को एक जन सुराज के तौर पर अच्छा सशक्त विकल्प दे पाएंगे? सर, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि मैं प्रशांत किशोर की जर्नी के ऊपर भी ध्यान दें तो प्रशांत किशोर ने तो पूरे भारत के अच्छे राजनेताओं को सलाह देने का काम किया है। बिल्कुल, मोदी जी से लेकर के ममता बनर्जी से बंगाल से लेकर के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से लेकर के बिहार, जहाँ तक नीतीश जी को भी इसके बारे में। तो ये तो पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है सर कि जो प्रशांत पूरे भारत की राजनीति की धुरी अपने नीतियों से तय करता है, वो बिहार का लाल। और ये पूछने वाली बात ही नहीं कि वो आदमी बिहार की राजनीति को एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहा है, वो भी सशक्त विकल्प। जरूर सर, मैं इस बात से एकदम अग्री करता हूँ कि प्रशांत किशोर जो मुहिम लेकर चले हुए हैं और जो सोच उनकी है, वो बिहार के राजनीति और राजनीतिज्ञ को, राजनीतिक पंडितों को एकदम उनके खेमे में हड़कंप मचा दिया हुआ है सर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जन सुराज की जो पदयात्रा शुरू हुई, उस समय से मैं प्रशांत किशोर को मतलब थोड़ी फॉलो कर रहा हूँ, डीपली, मतलब उसके ऊपर उनको विचार को देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि उनके विचार में बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं वही है। ये नहीं कि कोई अलग से कोई फैब्रिकेट करके अलग से बात कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत नॉक करने बार नहीं है। बिहार में प्रशांत किशोर जैसा सशक्त विकल्प ही जरूरी है। और इस जन सुराज पार्टी में ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अन्य राजनीतिक दल को झकझोर के रख दिया है? ऐसे 5 मुद्दों के बारे में चर्चा करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पूछा कि जन सुराज पार्टी और पार्टियों से कैसे भिन्न है। बिल्कुल सर, सारी पार्टियों का अपना अलग अलग विचारधारा है। और क्योंकि प्रशांत किशोर जी आए ही हैं बिहार की दुर्दशा को दूर करने के। दुर्दशा जो है, जो भ्रष्टाचार है, या आप कह सकते हैं बेरोजगारी है, माइग्रेशन है, और उसमें जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी बस लोग पलायन कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका पूरा जो अभियान है शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के ऊपर ही केंद्रित है। तो उनकी 5 जो मुख्य मुद्दे हैं ये हैं कि पहले तो वो कहना ये चाहते हैं कि बिहार की जो समस्या है, उन्होंने जो 5000 किलोमीटर पदयात्रा की, तो उसमें उन्होंने पाया कि बिहार की जो मूलभूत समस्या ये है कि बिहार में शिक्षा की बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था, जो बेसिक रिफॉर्म की जरूरत है। बहुत एजुकेशनल रिफॉर्म की जरूरत है। एजुकेशनल रिफॉर्म कहे तो मतलब है ही नहीं। क्योंकि वो जब गांव में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे उनके कैंप के आसपास, जब वो गांव में घूमते थे तो कैंप लगाते थे, हर गांव में कैंप लगाते थे। वहाँ पे वो लोग रात में रुकते थे, खाना पीना खाते थे, तो गांव में ही रहते थे। तो उन्होंने पाया कि गांव के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, तो वो शिक्षा का क्या हासिल करेंगे जब वो बच्चा। तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर अभियान में बहुत उन्होंने इसके ऊपर मंथन किया। और जन सुराज पार्टी का गठन होने से पहले उन्होंने 2-3 साल पदयात्रा की। पदयात्रा से जो विचार उनके मन में आए, तो उन्होंने जो अपनी 5 मुख्य मुद्दों में से जो एक मुद्दा उन्होंने ये सोचा कि बिहार में बदलाव करना है। तो जो बिहार के आंकड़ों में जितना बिहार को गरीब दिखाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा गरीब बिहार गांव में है। बिल्कुल। तो चलने से पता चला। तो उन्होंने देखा कि यदि मैं एजुकेशन सिस्टम को सही करूं तो कैसे सही करूं। तो उन्होंने बताया कि जो 0 से 15 साल
के बच्चे हैं उनको यदि फ्री एजुकेशन दे दिया जाए, फ्री एजुकेशन, तो उसमें क्या होगा कि वो भी मतलब एक ग्लोबल लेवल की एजुकेशन, जो कि जो लड़के हमारे बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या रिचेस्ट फैमिली के जो बच्चे लोग इवन पटना में अच्छे अच्छे स्कूल में जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उस लेवल का यदि एजुकेशन यदि देना है तो कैसे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको सुधार करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन जो फंडामेंटली जो रिफॉर्म करने की बात है, तो उन्होंने कहा कि 0 से 15 साल के बच्चे, जब गवर्नमेंट रिफॉर्म होती है, जब स्वराज आती है, तो पहला जो सिग्नेचर, जो पहला काम होगा वो ये होगा कि 0 से 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए यदि गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है तो उनको उनके नियर अबाउट लोकेशन में जो प्राइवेट स्कूल है उनमें वो जाकर के अपना एजुकेशन ले, तब तक जब तक कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही न हो जाए, तो उस पर जाने के लिए पैसे लगेंगे। तो वैसे भी यदि प्रशांत किशोर के मैं भाषणों में और उनके बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो पैसा कहाँ से आएगा, तो बिहार का जो शिक्षा बजट है, तो शिक्षा बजट में एक विद्यार्थी के ऊपर एवरेज 800 के आसपास गवर्नमेंट खर्च करती है। तो उन्होंने बताया कि जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो हम उसी पैसे को एक कूपन के तौर पे दे देंगे कि जैसे कि आप हर महीने जो आपका प्राइवेट स्कूल का फी है आप वहाँ से अपना दे दीजिए। उसके बाद जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूली व्यवस्था है वो सही हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम वहाँ पर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ मूव कर देंगे। लेकिन उसमें उन्होंने एक और बात कही कि हमें सरकारी स्कूल नहीं सुधारना है। सरकारी स्कूल जैसे बिहार और झारखंड एक था, तो उस समय एक नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, जो अभी झारखंड में, उस समय लोगों का कहना है, आंकड़े बताते हैं कि जो विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे वो हमेशा सफल होते थे। तो उसी के तर्ज पे हर प्रखंड में हर वर्ष एक नेतरहाट के टाइप का स्कूल खोला जाएगा, जिसमें मान लीजिए कि एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज जनसंख्या यदि मैं बताऊं आपको आंकड़ों के तौर पे, तो बिहार की औसतन आबादी 13 करोड़ के आसपास है। यदि मैं 243 विधानसभा से डिवाइड करता हूं तो 5,34,000 समथिंग हो रहा है एक विधानसभा की जनसंख्या। तो एक विधानसभा की 5,34,000 जनसंख्या हो रही है, तो हमें एक फैमिली को टच करने के लिए हमें नेतरहाट जैसे 10 स्कूल चाहिए, लेकिन 5 साल में तो 5 ही स्कूल बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। एटलीस्ट 2.5 लाख फैमिली को भी हम ऑक्यूपाई कर पाए, उनकी तो पहुंच हो पाए, तो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म होने जा रहा है बिहार में। और 5 साल के बाद यदि अच्छा काम हो तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार की जनता इतनी तो मूर्ख नहीं है कि अगली बार मौका नहीं देगी। तो 10 साल में तो उनका टारगेट भी है कि 10 साल में शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे। पहला मुद्दा। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि मैं जल्दी जल्दी करना चाहूँगा, दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि माइग्रेशन को रोका जाए। माइग्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने अपना बताया है कि कैसे माइग्रेशन को रोकेंगे। जो 10-15 हज़ार के लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उनको रोक करके आसपास के लोकेशन में उनको देंगे। तीसरा जो उनका बेसिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वृद्धा पेंशन, जो अभी 400 से 1100 जनसुराज के दबाव में हुआ है, उसको उन्होंने बोला कि मैं 2000 कर दूंगा। जो चौथा मुद्दा है, उन्होंने बोला किसान, जो हमारे यहाँ किसान हैं, जो नकदी फसल यदि करते हैं तो उनको मनरेगा से जोड़ करके, जो हमारे बिहार में 100 रुपये यदि मनरेगा का आता है तो बिहार सरकार उसको 30 रुपये 40 रुपये यूज करती है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 40 रुपये यूज करके 60 रुपये क्विट हो जाता है, ऑटो क्विट हो जाता है, तो उसको क्विट न करके हम उसको मनरेगा से किसानों को जोड़ेंगे 100% यूज 100%। हाँ, और इससे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म आएगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म आएगा। तो ये चौथा हुआ। पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, या वे लोग जो 15-20 साल से 60 साल के उम्र के तक के लोग हैं, जो जिनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कुछ व्यवस्था है जिससे अपना वो नौकरी है, ना कोई पूंजी है जिससे वो लोग अपना रोजगार कर पाए, उनके लिए एक विजन उसमें ये भी है कि उनको ऋण कैसे दिया जाए 2 लाख से 5 लाख के बीच में ऋण 4% वार्षिक ब्याज के दर से, कि वो लोग अपना स्वरोजगार कर पाए, जिससे कि मतलब हमारा छोटे-छोटे स्टॉल खोल पाए, छोटे-छोटे दुकान खोल पाए, कुछ नए बैग का दुकान डाल लें, कुछ कपड़े का दुकान डाल जी लें, जी और कुछ स्टार्टिंग जूता बनवा लें, कुछ कपड़ा बनवा लें, एक छोटा रोजगार का सृजन करे वहाँ से, वहाँ से इम्पोर्ट करके बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े खासकर अपने स्टेट में उसका कंज्यूमर भी बहुत सारा है, तो वहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा सकता है। जी। और एक मुद्दा मैं और एक पॉइंट और मैं आपको इसमें लाना चाहूँगा। ये तो हुआ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव करने हैं बिहार की
को अगले 10 साल में 10 अग्रणी राज्यों में लाने के लिए ये विजन है। लेकिन साथ ही साथ करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा है कि जैसी गवर्नमेंट बनेगी तो एक अलग से स्पेशल कोर्ट बना करके 100 भ्रष्टतम जो नेता और ऑफिसर हैं उनको उस दायरे में ला करके उनके द्वारा गलत तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को बिहार सरकार को के कब्जे में लिया जाएगा। ये लोग आप समझ रहे, बिहार सरकार, बिहार में इतनी गरीबी है और नेता और मंत्री और ऑफिसर्स इतना करप्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर भी प्रशांत किशोर जी का जो विचार है ये बहुत ही एप्रिसिएटेबल है और इसको हम जैसे लोग यदि बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ये अच्छे विचार से मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि नहीं, बिहार में सशक्त विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जी जनसुराज को ला चुके हैं और बिहार की जनता इस चीज़ को भली भांति देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पे अंडर करेंट थी इस बात को। हर पब्लिक, हर एक पर्सन जो वोट देने के लिए तैयार है 18 से लेकर के 61 साल के, हर एक कोई के मन में हर एक समय नया विकल्प के बारे में चर्चा रहता था कि अगर कोई मेरे पास नया विकल्प हो तभी मैं तो उसको वोट करूं, क्योंकि उसका सारा वोट नोटा गुजारा था। अब ये वोट जनसुराज को जाने की संभावना है। जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। दूसरा चीज़ है, मैं जो गाँव में या लोगों से बात करता हूँ, समझता हूँ, तो जो उन लोगों का कहना है ना, मेरा खुद का भी अपना परसेप्शन या थॉट कह सकते हैं, परसेप्शन नहीं थॉट, जो मैंने देखा सुना लोगों से, जो जो वाटर करंट जो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं बता रहा हूँ 24% के आसपास ऐसे वोटर हैं जो उस दिन डिसाइड करते हैं। और प्रशांत किशोर की जो बातें हैं ना सर, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे औरतें हर जगह, एक बात तो आपको मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता हो चाहे किसी भी पार्टी का वोटर हो, वो वोटर ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि भाई प्रशांत किशोर की बातों में दम तो है भाई, ये बंदा आया है जब से कुछ बदलाव तो लाएगा। बदलाव सब आपको मैं बताऊं सर कि मतलब सबसे बड़ी बात है, जितने नेता हैं बिहार के, अरे भाजपा से बड़ी पार्टी क्या हो सकती है, वैसे नेताओं की जो उन्होंने हेगड़ी टाइट कर रखी है। और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब, उनकी हेगड़ी ऐसे टाइट किया है भाई साहब ने कि भाई प्रशांत किशोर में उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे जी कि आप बताइए 10th पास है कि नहीं है। बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चन। हाँ। और ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आप बताएं कि आप 10th कहाँ से पास किए। ये बातें बहुत सारी बातें हैं सर जिसपे, लेकिन मैं सर यही देख रहा हूँ कि बिहार में तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आज बदलाव। यदि गवर्नमेंट और मेरा मानना है कि बिहार से बदलाव जो अगर शुरुआत हो गया तो देश में हर एक राज्य ये बदलाव चाहेगा। सर लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कोई किसी का मतलब ये तो नहीं है ना कि हमेशा के लिए आप ही चेयर पे बने रहेंगे, ऐसा तो नहीं। लोकतंत्र इसलिए कोई कहता है कि मैं उनको, अरे भाई 5 साल पे इसीलिए तो वोटिंग होती है, 5 साल पे वोटिंग होती, 5 साल के लिए हमने आपको चुन लिया, 5 साल के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हम बंधुआ मजदूरी। ये मंत्र तो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, ये मंत्र पूरे भारत में लागू होना चाहिए कि यदि बिहार से यदि ये आवाज बुलंद हुई तो सर मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी और एमपी बचेगा नहीं। झारखंड भी इससे कहीं छूटा नहीं रहेगा। झारखंड में कुछ लोग एप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद झारखंड से आता हूँ। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जहाँ बिहार में लोग जातियों में बटे हुए हैं, क्या जनसुराज का इतना बड़ा विजन लोगों के रूढ़िवादी विचार को बदल सकेगा? सर मैं आपके प्रश्न से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? क्योंकि हम प्रशांत किशोर जी भी पूरे भारत की राजनीति को उन्होंने अपने उन्होंने अपने चश्मे से देखा है। तो उनका भी कहना है, और मैं भी बहुत सारे स्टेट में रहा हूँ तो मैंने देखा कि हर राज्य में ये जाति की समस्या है। बिहार के ऊपर केंद्रित हो जाता है ये विचार इस वजह से क्योंकि बिहार थोड़ा बहुत से मायनों में पीछे रह गया है। आप यूपी में जाइए तो भी जाती है, झारखंड में जाइए तो भी जाती है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, आप कर्नाटका, हर जगह जातियों का ही है। लेकिन बात क्या है कि जो बिहार जो है अपनी लीडरशिप की वजह से जो पीछे रह गया, इस वजह से इसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जाति पाती है। सर यदि सच मायने में देखा जाए
होती ना सर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिहार से इतना ज़्यादा वोट तो नहीं ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यदि नीतीश कुमार की देखी जाए तो नीतीश कुमार की जाति जो है उसमें कितने परसेंट लोग हैं, तो उतना वोट बिहार के लोग बहुत ही एक तरीके से मतलब छले गए हैं। चले आप यदि 1947 से देखेंगे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू थे, उनके बाद 1990 तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। इसकी वजह से बिहार बहुत पीछे रह गया। जो 1991 में जो नरसिम्हा राव जी शायद प्रधानमंत्री थे, यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने एक एलपीजी करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब आया था, तो उस समय बिहार की सत्ता लालू जी के हाथ में, और लालू जी नो डाउट लालू जी गरीबों के मसीहा के रूप में उभर के आए थे। बिहार में थोड़ा सा यही हुआ कि उस दौर में ये सत्ता लालू जी के हाथ में होने के कारण और बिहार में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, गरीबी इतनी थी जिस वजह से उस विचार को इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं कर पाया। और उसके बाद बहुत सारे आपने न्यूज़ सुना होगा, जंगल राज, ये सब इस वजह से होने की वजह से थोड़ा बिहार बहुत पीछे रह गया। और नो डाउट नीतीश जी 2005 से 2015 तक बहुत अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया, जो जंगल राज में करप्शन इतना था, बहुत सारा रिफॉर्म हुआ है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस माइग्रेशन मिनिमम वेजेस के लिए बिहार में से बाहर लोग जा रहे हैं, सर इसका बहुत बड़ा रिग्रेट है बिहार को कि आखिर बिहार में के साथ स्टेट मदरली बिहेव क्यों हो रहा है। 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि फंडामेंटल राइट में उन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया, राइट टू इक्वलिटी। बिल्कुल, कहाँ राइट टू इक्वलिटी है सर? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी। हमारे पास राइट टू इक्वलिटी होता तो हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होती सर। ठीक है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है? ये सारी बातें सर थोड़ा सा बहुत दुख पहुंचाती है ना। चलिए सर, ये क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। कई बार लोगों के मुंह से कहने से या सुनने से मिल रहा है कि जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, ये चाणक्य नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। चाणक्य भी एक समय हर एक देश को एंशिएंट टाइम में देश को बहुत आगे बढ़ाए थे अपने सोच विचार, और वो राजा ना बन करके उनके पास काबिलियत थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए। उसी तरह से प्रशांत किशोर अभी कोई पद ना लेकर के अपने विजन से देश को महान बना रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर ये आपका प्रश्न जायज़ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थे ना, तो नीतीश कुमार उन्हें अपने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए हुए थे, और उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ था, उनको सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया। वो उनका कहना ये कि यदि मैंने ओथ नहीं लिया है तो मैं वो सारी फैसिलिटी अवेल नहीं करूँगा। ओथ में ले लिया होता तो जहाँ तक बात है चाणक्य और चंद्रगुप्त की, तो हाँ सर ये है, उनका एक ही विजन है कि बिहार का वोट हो तो बिहार का बेटा नेता बनना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और उनका एक ही और साथ ही साथ कहना है कि बिहार में भी वोट लेने आए हैं तो वोट बिहार का, तो फैक्ट्री भी बिहार में होनी चाहिए। इनका एक तरीके से मोदी जी से संदेश है, मैसेज है, हमारा अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर हमारे मुझसे कहूँगा यदि आपने वोट लिया तो आपने बोला था कि 2014 में कि मोतिहारी के चीनी मिल से ही चाय पीऊँगा, अगली बार आऊँगा वोट मांगने, तो वो तो 10 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक हुआ नहीं। तो ये बात सही है। और उन्होंने, लालू जी ने खुद कहा है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी ने खुद को ही अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है, जबकि ये अलोकतांत्रिक है। आप चुनाव जब जीतते हैं तो विधायक दल की एक सभा उनमें आप खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये समझिए। तो प्रशांत किशोर एक विजनरी पर्सन है, उनके ऊपर विचार करना, उनके ऊपर बहस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो नो डाउट वो चाणक्य के रोल में ही है, और मुझे लगता है कि वो चाणक्य के रोल में सही है, क्योंकि बिहार को बदलना है तो पद पे बैठ कर नहीं बदल सकते। बिल्कुल, पद पे बैठ जाएंगे तो बहुत सारे दायरे हो जाएंगे, उसमें ना प्रोटोकॉल हो जाएंगे, तो इस वजह से मुझे लगता है दायरा सीमित हो जाएगा। क्योंकि इनको पूरा भारत, मेरा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर को बिहार के बाद भारत के ऊपर ध्यान देना होगा।
यदि भारत के ऊपर यदि ध्यान देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान और होगा। और मुझे लगता है, मैं क्या नहीं कहूँ, सब कुछ चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 7 रत्न थे। इसी तरह से मुझे अभी उनके जो कैंडिडेट का जब लिस्ट आ रहा है तो मैं अपने आप से अनुभव कर रहा हूँ कि बिहार में जितने विधायक टोटल सीट है उतने रत्न चुन चुन करके वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। जैसे कि सिन्हा को ला रहे बिल्कुल। हैं, और भी गणमान्य IPS हैं, आर के मिश्रा साहब हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हाँ, हैं। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों को, हीरो को चुन चुन करके, रत्नों को चुन चुन करके अपने बिहार के हरेक जिलों में, हरेक विधानसभा क्षेत्र में बिठाएंगे और वो एक सशक्त राजनीति करके दिखाएंगे कि कैसे देश को चलाया जाता है, कैसे राज्य को चलाया जाता है। यही तो सब सोचने वाली बात है। बिहार की जनता जब कह रही थी, बिहार की जनता कह रही है कि मुझे यहाँ पे घूस देना पड़ रहा है, ये समस्या हो रही है, तो भाई अब आपको उन्होंने कहा कि 500 रुपया और 5 किलो अनाज पे वोट दोगे तो नेता तुम्हें राजा हरिश्चंद्र मिलेंगे। 2 केजी मुर्गा पे और मुर्गा भात खा के वोट दोगे तो राजा हरिश्चंद्र ही तो मिलेंगे। अब आपको मैं एक नया विकल्प दे रहा हूँ, भैया आप देखिए, बिहार के अच्छे वकील YV गिरी साहब, बिहार के डॉक्टर KC सिन्हा, मतलब गणित के महान, उनके 100 से ज़्यादा उन्होंने किताबें अपने, और हर बच्चे उनकी किताबें, हर बच्चे, भारत पढ़ रहा है, भारत उनके किताबों से छन के ही आगे बढ़ रहा है। और लालू के जंगल राज के समय के IPS RK मिश्रा साहब, हिमाचल प्रदेश के कैडर के एक छपरा से आपके जयप्रकाश सिंह जी हैं, वो भी IPS रह चुके हैं। तो ऐसे लोग, डॉक्टर की और इंजीनियर की तो लाइन लगी। यदि बिहार इस बार इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया तो बदलाव, तो फिर बिहार का डंका पूरे भारत में बजने वाला है। बिल्कुल ऐसा ये मैं कह रहा हूँ, बिहार का डंका पूरे भारत में बजने वाला है। बस अब एक आदमी को मैं यही बात कहना चाहूँगा, हर एक आदमी से, कि भाई आप किसी के वोटर सपोर्टर हैं, उनको मना मत कीजिए, उनको बिल्कुल मना मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है आपके ऊपर हमला हो जाए, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, धीरे से साइलेंटली एकदम चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ झगड़ा किए किसी से बोले, आप साइलेंटली जाकर के जन स्वराज को वोट करें। जन स्वराज का जो स्कूल का बस्ता छाप है उस पर जाकर के बटन दबाना है। तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे जनता जनार्दन से, आप अपने बच्चों से वादा कीजिए और उनके सिर पे हाथ रखकर सहलाते रहिए और उनसे वादा करिए, बोलिए कि अब तुम्हें किसी गुंडे को माला पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हें किसी गुंडों के सामने चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।